हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक और डेली आर्टिकल एनालिसिस में। आज के आर्टिकल्स जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आज का जो एनालिसिस है ये मेगा आर्टिकल एनालिसिस हो रहा है, जहां पे मल्टीपल आर्टिकल्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द भारत रत्न अवार्ड्स ये कवर किए जाएंगे बिकॉज इनके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। फ्रेमवर्क के अंदर, लीडरशिप के अंदर किन चीज़ों के साथ ये एसोसिएटेड थे उनके साथ हर चीज़ को ये इम्पैक्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आज का एनालिसिस जो है GS1 के सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, साथ ही में GS3 के जो कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ आते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ आते हैं, उनके लिए ज़रूरी होगा। एस्से के अंदर जो है आप इनसे डिराइव कुछ जो एग्जाम्पल्स है, फ्रेमवर्क्स है वो यूज़ कर पाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपके ऑप्शनल्स PSIR हैं, राइट, इसमें IGP वाले पार्ट में जो आपका पेपर 1 सेक्शन B है, या फिर अगर सोशियोलॉजी है तो इसकी इंडियन सोशियोलॉजी के पार्ट के अंदर आप आसानी से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न क्या है। भारत रत्न इस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। हाईएस्ट जो है इसे सिविलियन अवार्ड माना जाता है एंड 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेहरू जी ने जो है बोला था कि ऐसे हमने एक बिस्टाव करना चाहिए और इसकी इन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्फर किया जाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर जिन्होंने बहुत ही स्प्लेंडेड काम किया है इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो उन सब के अंदर जो है इन्हें दिया जा सकता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता क्या उनकी रेस थी, क्या उनकी ऑक्यूपेशन थी, क्या उनकी पोजीशन थी, क्या उनकी जेंडर थी। रिगार्डलेस ऑफ दिस ये अवार्ड जो है दिया जाता है। नाउ इंपॉर्टेंटली 1977 to 80 के बीच में जब जनता पार्टी हैड कम टू पावर, तब इन अवार्ड्स पे एक ब्रेक लग गई थी, एक हाइएटस लग गया था, जिसके बाद इन्हें दोबारा रिज्यूम कर दिया गया विद द कमिंग टू पावर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट अगेन। हाउएवर 1992 में इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है उसे क्वेश्चन किया गया, जिसके कारण दिस इशू वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंप्लीटली लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अलाउ करती है, जिसके तहत 1995 ऑनवर्ड्स दोबारा इनकी शुरुआत हो गई। हाउएवर अगेन कीपिंग इन माइंड, इन्होंने क्या कहा कि देखिए आर्टिकल 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 18 जो है क्लॉज 1, वो आपको पूरी तरह से ये समझा देता है कि देखिए ये अवार्ड जो है किसी का टाइटल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह नहीं यूज किया जा सकता किसी रेसिपिएंट के नाम में। ये चीज जो है आपने मद्देनजर रखनी है। अब एक और चीज जो कि जिसकी बात की जाती है कि ये सजेस्ट किया गया था कि एक साल में 3 से ऊपर अवार्ड ना दिया जाए और इन्हें पोस्ट्यूमसली ना दिया जाए। पोस्ट्यूमसली का क्या मतलब है कि आफ्टर समवन हैज पास्ड अवे फिर ना दिया जाए। हाउएवर दिस चेंज्ड इन 1966, राइट, जब फॉर्मर जो हमारे प्रधानमंत्री थे हु हैड पास्ड अवे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन पे ये जो है कन्फर किया गया। ना इस साल अगेन एक माइलस्टोन ईयर है क्योंकि 5 जो है भारत रत्न उनकी अवार्ड किया गया है। नाउ इंपॉर्टेंटली अगर हम ये 5 अवार्डीज को देखते हैं विच इंक्लूड्स कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकवर्ड क्लास लीडर थे, वन ऑफ द फर्स्ट सच बैकवर्ड क्लास लीडर्स टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी थे, राइट। समवन जिन्होंने इंप्लीमेंट की थी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल लीडर है, राइट, इनकी बात की गई है। देन ऑब्वियसली LK अडवाणी जी हु वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ BJP, जो कि डेप्यूटी PM रह चुके हैं और जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन द रथ यात्रा विच इवेंचुअली लेड टू द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। तो एक तरह से प्रीकर्सर टू द राम मंदिर मूवमेंट, जो कि अब जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई 2024 में। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो हैव चौधरी चरण सिंह जी, जो कि वन ऑफ UP के सबसे इंपॉर्टेंट मास फार्म लीडर्स में से एक जो है ये माने जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया होल्ड जो है इनकी रही थी। साथ ही में इज ऑल्सो समवन जिनको मिसाया ऑफ पेजेंट्स की तरह जो है माना जाता है, राइट। ये इंडिया के छोटी सी एक ड्यूरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर भी थे। साथ ही में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के अगेंस्ट जो मूवमेंट चली थी JP मूवमेंट के दौरान, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन जिन्होंने एक क्रिटिकल रोल जो है इस दौरान प्ले किया था।
साथ ही में जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, द आइडिया ऑफ जय जवान जय किसान, उसके अंदर चौधरी चरण सिंह जी तो थे, एक मेजर रोल प्ले करते थे। देन आते हैं MS स्वामीनाथन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडिया की जो एक सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें, फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जिसके थ्रू फाइनली US के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, उनकी जो PL 480 प्रोग्राम के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, जो कि ऑफन वो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स की तरह यूज करते थे, PL 480 प्रोग्राम, जिसके तहत जो है हमें ग्रेन्स जो है भेजी जाती थी, राइट। इनके थ्रू जो है MS स्वामीनाथन ने ये एक मेजर चेंज ये लेके आए थे। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा, MS स्वामीनाथन कमीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन जो कि बिठाई गई थी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, राइट, जिसके बारे में आज भी डिमांड्स चल रही हैं इनकी पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन को लेके MS स्वामीनाथन कमेटी के बारे में, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम और भी आगे करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स जो है इसको बोला गया था, ठीक है, 2004 में बनी थी और 2004 से 2006 के बीच में इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी दी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं नरसिम्हा राव जी, ठीक है, PV नरसिम्हा राव जी, हु वाज अगेन द लीडर जिनके अंडर इंडिया के जो LPG रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स, वो लेके आए गए। एंड दैट इज वाई ये माना जा रहा है दैट नाउ 1990s में हम क्या कहते थे, 3M ने शेप किया था इंडियन पॉलिटिक्स को, विच वॉज मंदिर, मार्केट एंड मंडल। तो इस दौरान मंडल कमेटी की जो है रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, राइट, OBCs की रिजर्वेशन को लेके बहुत हाहाकार इस पे मचा था, इवेंचुअली लीडिंग टू द इंदिरा साहनी जजमेंट। तो मंडल एंड बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देन ऑब्वियसली मार्केट, बिकॉज इसी दौरान जो है ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चली थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंदिर, क्योंकि इसी दौरान रथ यात्रा के बाद बाबरी मस्जिद की जो है डिमोलिशन हुई थी, लीडिंग टू द कमिंग अप एंड एक तरह से फॉर्मलाइजिंग ऑफ द मंदिर मूवमेंट। अब यही इनका कहना है कि अब उस दौरान इन जो मूवमेंट्स की शुरुआत हुई थी, अब जो है इस नए इंडिया के अंदर, कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर दोबारा अब 3M से हम 4Ms की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेंगे, जो कि अगेन द प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी हाइलाइट्स के अंदर भी दिखाना चाहती है। तो जहां पे कर्पूरी ठाकुर जी एज अ क्रिटिकल OBC लीडर, राइट, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने बिहार के अंदर एक कमेटी बिठाई थी, राइट, जिसके अंदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट की जो है बात की गई थी, राइट। और वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ना ही सिर्फ हिंदू बैकवर्ड क्लास, बट इनफैक्ट कुछ जो मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट थी उनकी भी इंक्लूजन की गई थी, राइट। साथ ही साथ में ही वाज आल्सो समवन जिन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किए थे in trying to ensure anti-liquor movement in Bihar, right, something जो कि again contemporary बिहार के अंदर देखा जा रहा था, प्रैक्टिस किया जा रहा था। एंड एक मेजर फॉलो हुए थे राम मनोहर लोहिया की जो सोशलिस्ट फिलॉसफी है उसकी, ठीक है। तो अब वाया कर्पूरी ठाकुर जी किसको, जो बैकवर्ड क्लासेस मंडल का आइडिया है उससे कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली विद द प्राण प्रतिष्ठा हैपनिंग, राइट, एंड द ओपनिंग ऑफ द अयोध्या पे राम जन्मभूमि मंदिर इज बीइंग रिगार्डेड एज द फुलफिलिंग बाय BJP ऑफ वन ऑफ इट्स क्रिटिकल परफॉर्मेंसेस, वन ऑफ द क्रिटिकल प्रोमिसेस, जिसके कारण जो LK अडवाणी जी हैं, समवन हु वुड एक्चुअली स्टार्टेड दिस एंटायर मूवमेंट, जिसके कारण एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी वो बनते हैं, उन पे भारत रत्न कन्फर किया गया है। देन ऑब्वियसली व्हेन वी लुक एट मार्केट के को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग द फैक्ट के जो गवर्नमेंट है वो वाइट पेपर भी लेके आई है ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जहां पे उनका मानना है कि जिस तरह की एक फ्रैक्चर्ड फ्रेजाइल 5 में से एक इकोनॉमी UPA गवर्नमेंट ने उनको दी थी, अब हम एक प्रॉमिस्ड 5, बेस्ट परफॉर्मिंग 5 की तरफ जो है जो प्रेजेंट NDA BJP लेड गवर्नमेंट है वो उसे लेके जा रही है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी फ्रेजिलिटी ऑफ दिस हाइड्रा हेडेड चैलेंज प्रेजेंट की गई थी, हमने उस सबको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। एंड एक क्रिटिकल लीडर जिनको मिस आउट कर दिया गया था, जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, हैपेंस टू बी PV नरसिम्हा राव, हु वाज वन ऑफ द लीडर्स जिन्होंने विजन दिखाई थी, जिन्होंने करेज दिखाई थी ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सच लार्ज स्केल रिफॉर्म्स। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ऐड किया जा रहा है एक चौथा M, विच इज मंडी, जो कि बेसिकली फार्मर्स के साथ एसोसिएटेड है,
ना रिसेंट ईयर्स में वी विटनेस द फार्मर्स मूवमेंट, जिसके कारण गवर्नमेंट जिन पे बेट कर रही थी द 3 मेजर फार्म लॉज, वो उन्हें रिपील करने पड़े थे। तो इसी तरह से अभी बिल्ड करना चाहते हैं चौधरी चरण सिंह, यूपी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, MS स्वामीनाथन हु हैपेंस टू बी वन ऑफ दोज क्रिटिकल लीडर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, जिनकी काफी ज्यादा सपोर्ट है विद इन द फार्मर्स ऑल्सो। ठीक है, तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को भी एक तरह से कॉन्फर करके विद द भारत रत्न अभी जो मंडी रिफॉर्म्स है, फार्मर्स के लिए जो मूवमेंट है, फार्मर्स के लिए जो रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है, इसको ये हाईलाइट करना चाहते हैं। एंड दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक दोनों ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे एंड पंजाब के अंदर दोबारा एक फार्मर्स मूवमेंट चल रही थी। फार्मर्स ने तो इन पंजाब दिल्ली चलो की एक नारा जो है उसको आगे कर दिया था, सेइंग कि देखिए आपने MSP जो है लीगलाइज नहीं किया है, जो कि हमारा एक मेजर प्रॉमिस आपने किया था। साथ ही में जो MS स्वामीनाथन कमीशन की वेरियस रिकमेंडेशंस है आप उनको भी लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट ऑफ अनदर आर्टिकल अगेन जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PV नरसिम्हा राव जी। राइट, तो अभी GS3 के लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है, बट साथ ही साथ में अगर डेवलपमेंट के ऊपर, इंडिया की प्रोग्रेस के ऊपर, विकसित भारत के ऊपर चीजें आती हैं, लिबरलाइजेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आपके ऑप्शंस एक्सेट्रा में भी आता है, आप यहाँ पे उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों ही GS2, GS3 एसेज के लिए बहुत क्रिटिकल है ये इंटायर काम। राइट, तो अब ये माना जाता है कि 1991 का जो बजट था, द काइंड ऑफ changes that were brought about within the framework of the LPG regime, उसमें 2 लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पहले ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड देन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके मनमोहन सिंह जी। राइट, तो इनका यही मानना था कि ये जो कुछ क्रिटिकल डिसीजंस है, ये जो कुछ ऑफन देखे जा सकते हैं बहुत ही ज्यादा जिन पे बैकलैश आ सकता है डिसीजंस, उनको निभाने के लिए PV नरसिम्हा राव ने एक टीम ऑफ गुड मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स जो है उनको बनाया एंड उन्हें बैक किया रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल बैकलैश ऑल्सो। ठीक है, अब इन्होंने डिवाइस की ये स्ट्रैटेजीज जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दैट इंडिया विटनेस्ड इन रीसेंट डेकेड्स उसको शेप किया है। However, at the same time ये भी माना जाता है that he is someone who did not take or get enough credit for the same। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी, ये सारे जो इश्यूज थे, इन सब के अंदर while he did most of the leg work, इन्होंने काफी क्रेडिट स्टीलिंग जो है उसके ऊपर बात नहीं की। Very importantly, given the fact that Manmohan Singh was an economist, the explanation bit, the idea of how to go about it, right, the kind of नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के रजीम के अंदर आती, ये भी इन्होंने ही एक तरह से इमेजिन की थी और इन्विजन जो है ये की थी। ना विनय सीतापति की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कॉल्ड हाफ लायन, जिसके अंदर ये हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से नरसिम्हा राव जी की लीडरशिप के अंदर एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटरी पीरियड विटनेस किया गया था इंडिया के लिए टू ब्रिंग अबाउट दीज बोल्ड रिफॉर्म्स। अपार्ट फ्रॉम मनमोहन सिंह, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने अगेन प्लानिंग कमीशन के अंदर अपना योगदान रिपीटेडली दिया था वाज आल्सो मोंटेक सिंह आलूवालिया। राइट, सो ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिस्ट पैराडाइम, अब इन्होंने जो है ये रिफॉर्म्स ये लेके आए और इन्होंने यही कहा कि देखिए हमने जो एक नेहरूवियन गांधीयन लेगेसी बनाई है, हमारी इंटेंशन अभी भी वही रह रही है ऑफ इंश्योरिंग डेवलपमेंट फॉर वन एंड ऑल, ऑफ इंश्योरिंग अ स्पिरिट ऑफ एगैलिटेरियनिज्म, बट जो हम मेथड अपना रहे हैं वो अब चेंज होने वाला है। ना इम्पॉर्टेंटली जितने रिफॉर्म्स थे उनकी ज़रूरत पड़ गई थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑयल क्राइसिस एंड जंप जो कि हमने विटनेस किया था 1990 के अंदर। तो एक मेजर ऑयल प्राइस शॉक जो है 1990 के अंदर आया था। और क्यों आया था? क्योंकि अगस्त में इराक ने इन्वेड कर लिया था कुवैत को। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत there were major economic repercussions। 7 महीने ऑक्यूपेशन चली थी कुवैत को, जिसके बाद obviously the US military had to intervene and get rid of
इराक, बट इसकी आफ्टरमाथ में क्या हुआ था कि एक मेजर अपहीवल आया जहां पे ऑयल प्राइसेस के अंदर एक मेजर जंप, एक मेजर शॉक आया, एंड स्पेशली जो फ्रजाइल डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया थी, इन पे ये इंपैक्ट देखा गया, राइट, जिसके कारण देयर वाज अ मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जहां पे हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने डिप्लीट हो गए थे कि हम पे ही नहीं कर सकते थे फॉर द रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। इसके चलते हुए पहला स्टेप जो कि लिया गया वाज द डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी, जो कि 1991 के अंदर किया गया, एंड आरबीआई वाज फोर्स्ड टू ट्रांसफर ओवर 46 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट्स रिजर्व्स टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इन्हें फॉरेक्स बोरो करना पड़ रहा था, क्योंकि इन्होंने इनकमिंग इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट्स करनी थी, राइट। तो एक ये पीरियड माना जाता है, बोलते हैं ना कि घर का गोल्ड जो है, राइट, हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बेट करती है। तो अब आपके जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। तो जब हम बात करते हैं कि घर में अगर बहुत ही बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो घर का गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है। तो इसी तरह से इंडिया को अपने घर का गोल्ड जो है अब गिरवी रखना पड़ रहा था। अब ये जो डिवैल्यूएशन थी ये भी एक फेज्ड मैनर में की गई, जहां पे 2 ट्रांचेस ऑफ 9% एंड 11% जो है इसके थ्रू डिवैल्यूएशन की गई, राइट। एंड इसके बाद जो है न्यूमरस और स्टेप्स भी देखे गए। ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट, फ्रॉम द आउटसाइड टू आल्सो इंश्योर दैट द काइंड ऑफ लिबरल मेजर्स व्हिच वर रिक्वायर्ड वो आप इंश्योर करते हैं। बट इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली अंदर भी रियलाइजेशन हो रही थी कि ये जो लाइसेंस राज है उसका अब एरा जो है वो चला गया है, ठीक है, उसका एरा अब खत्म हो गया है, एंड अब हमें कुछ नई चीजें जो है वो लानी पड़ेंगी, इंश्योर करनी पड़ेगी इंडिया की इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली apart from the structural adjustment programs which had come from financial institutions like IMF and World Bank, but also under Narasimha Rao's leadership एक visionary reforms जो है उनके बारे में बात की गई। सबसे पहले आई थी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि एक मेजर डॉक्यूमेंट था इंश्योरिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर जो मैसिव लाइसेंस राज था ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, राइट, उसको हटा दिया गया अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल के अंदर रखती थी। इसके बाद मेजर एक डिसइन्वेस्टमेंट भी देखी गई बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर। देन अमेंड किया गया द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ताकि अब जो वेरियस कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनकी एक्सपेंशन के लिए, उनके मर्जर ऑफ बिजनेसेस के लिए इतने सारे लाइसेंसेस एंड प्रायर अप्रूवल्स की जरूरत ना पड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इसी लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए एक चीज जो कि इन्होंने ऑल्सो इंश्योर की वाज टू गेट अबाउट योर FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्होंने इंसेंटिवाइज किया, लेआउट किया प्लान के, हम प्री अप्रूव कर देंगे जितने भी इन्वेस्टमेंट हुई अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन। फॉरेन कंपनीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने के लिए इंकरेज किया, एंड जिसके थ्रू इन्होंने क्या बोला कि अब ये ओल्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल कि फॉरेन टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगी, इसे सबको स्क्रैप किया बिकॉज दे रियलाइज दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन इज द रूट जो कि इंडिया को अपनानी पड़ेगी। और ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये प्रेजेंट की गई थी ऑन द सेम डे एज द 1991 बजट, जिसके तहत नियरली 80% ऑफ द इंडस्ट्री जो है इसे लाइसेंसिंग जो सेक्टर था, फ्रेमवर्क था, उसे हटा दिया गया, ब्रिंगिंग अबाउट वाइड स्प्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड रिफॉर्म्स थे जो कि ये अंडरटेक किए गए, जिनकी एक शॉर्ट समरी जो है इन लिबरलाइजेशन मेजर्स, इन प्राइवेटाइजेशन मेजर्स एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन मेजर्स हमने यहां पे भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड की है। मूविंग ऑन, वी नाउ टॉक अबाउट वेरी क्विकली MS Swaminathan ji, right, one of the very important agricultural scientists, innovators, leaders as far as India's agriculture is concerned, ठीक है। तो ये एक जेनेटिसिस्ट थे, ऑल्सो रिगार्ड किए जा रहे हैं एज ग्रीन रेवोल्यूशन, एटलीस्ट इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके लीडर, उसके फादर, जिसके थ्रू जो हाई यील्ड वैरायटीज थी वीट की, राइस की, उन्हें अब प्लांट किया जाने लगा, राइट। तो एक मेजर रोल जो है इन्होंने प्ले किया था। अब बेसिकली रिसर्च के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने मेजर रोल प्ले किए,
एंड साथ ही में इसी दौरान he also helped introduce what we call as the Mexican semi-dwarf wheat plants to Indian seeds, right? And साथ ही में इन्होंने encourage किया also modern farming methods. Now 1972 to 79, तो ये 60s and 70s were also the heyday of the Indian Green Revolution. He was the Director General of the Indian Council of Agricultural Research and also जो Principal Secretary to the Indian Ministry of Agriculture and इरिगेशन फ्रॉम 1979 टू 80, जिसके तहत इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को आगे रखने के लिए मैसिव रोल जो है प्ले किया। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए इंडिया के अंदर पहले से ही शुरुआत हो गई थी। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वाज समवन जिन्होंने इस सेक्टर के अंदर काम एंड रिसर्च करने की शुरुआत कर दी थी। 1954 के अंदर पहले इन्होंने शुरुआत की है बाय वर्किंग एट द सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जहां पे इन्होंने पहली बार ट्रांसफर किए जीन्स फ्रॉम फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज जापानिका varieties to indica varieties, which was one of the first attempts at developing what we call as the high yielding varieties, right? जो कि soil fertility, good water management के थ्रू massive production and productivity को ensure कर सकती है, राइट? तो ये दिस वाज समथिंग जहां पे पायनियरिंग काम किया गया था बाय MS स्वामीनाथन, राइट? इसके बाद जो है ऐसे ही काम बाकी देशों में भी शुरुआत हो गई, जिसका एक रिजल्ट आया इन द फॉर्म ऑफ द ड्वार्फिंग जीन्स फ्रॉम नॉर्मन बोरलो, जिनका अब काम चल रहा था मेक्सिको के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मन बोरलो ने एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया था डिजीज रेसिस्टेंस जो है उसे बढ़ाने के लिए, बेटर जो है प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। ये सारी चीजों के अंदर नॉर्मन बोरलो का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था इन दिस रिगार्ड, जिसके कारण नॉर्मन बोरलो इनफैक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द पीपल जिनको नोबेल पीस प्राइज भी जो है वो दिया गया टू ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये प्रैक्टिस इन्होंने जो है पहली बार मेक्सिको में सेटअप की थी एंड इन टेक्निक्स की एक जो लेसन्स थे उनको फिर सर्कुलेट किया गया इन अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया मेजर बेनिफिशियरी जो है इसका बना। ठीक है, तो ये एक बहुत क्रिटिकल प्रैक्टिस थी इन इंश्योरिंग, अब हमारी जो इतनी टीमिंग पॉपुलेशन थी उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी थी उसे इंश्योर करने के लिए ये एक मेजर प्रोग्राम था, राइट? नाउ इंपॉर्टेंटली दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि इंडिया को ये फूड इमरजेंसी को ओवरकम करना ही करना था, राइट? इंडिया बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपनी पॉपुलेशन की डिमांड्स मीट करने के लिए, जिसके कारण इंडिया ने बहुत सारे फैमिन्स भी विटनेस किए थे, इंक्लूडिंग द ग्रेट बंगाल फैमिन फ्रॉम 1942 टू 1943। ठीक है, जिसके कारण इतनी मेजर फूड शॉर्टेज हो गई थी। बेसिकली 1943 में ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ऑर्डर कर दी थी फूड ग्रेन्स विच वर मेंट फॉर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया कि आप इन्हें डाइवर्ट कर दीजिए ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लड़ रहे थे, जिसके कारण ये जो बंगाल फैमिन है जिसने इतना ज्यादा इंपैक्ट किया था MS स्वामीनाथन जी को, राइट, प्रोफेसर स्वामीनाथन को, राइट, दिस वाज इनफैक्ट अ मैन मेड फैमिन इन बंगाल। ठीक है, एंड इसी के कारण इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ये जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है जिसके कारण इतने मिलियंस स्टार्वेशन से मरते हैं, हमने इसे करेक्ट करना ही करना है, राइट? नाउ इससे पहले क्या हुआ था, इंडिया ने एक US के साथ व्हाट इज कॉल्ड एज द PL 480 अग्रीमेंट, राइट, पब्लिक लॉ 480 अग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसके तहत इन्हें फूड एड मिलती थी। ठीक है, फूड एड मिलती थी US गवर्नमेंट से। 1954 के अंदर जो है ये साइन हो गया था, राइट? अब ये अग्रीमेंट जो है कुछ बार साइन भी हुआ, राइट, एंड US ने इसको एंड कर दिया से लेट 1960s के अंदर। एंड इंदिरा गांधी भी जो है अपनी पॉलिसीज के अंदर आर्म ट्विस्टिंग नहीं चाहती थी बाय US ये एड लेने के लिए। स्पेशली अब 1990s में जाके हमारी लिबरलाइजेशन होती है, 1970s में इन्होंने इस तरह की प्राइवेटाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पुश करना शुरू कर दिया था। सिमिलरली इन्होंने इवन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उनके अंदर आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की थी यूजिंग दिस PL 480, राइट? इनफैक्ट इस फूड एड को और ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था बिकॉज दे सेड दैट अगर आप वीट की क्वालिटी को देखते जिसको भेजा जा रहा था इंडिया के अंदर, राइट, क्रिटिक्स हैड सेड दैट दिस काइंड ऑफ वीट वाज ओनली फिट टू बी ईटन बाय
पिग्स। तो इसको एक बहुत बड़ी इंसल्ट मानी गई थी बाय यूएस टूवर्ड्स इंडिया, राइट। जिसके चलते हुए अब हमने ये डिसाइड किया दैट समथिंग विल हैव टू बी डन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, जिसके चलते हुए ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जो फाउंडेशन थी ये एम एस स्वामीनाथन जी द्वारा जो है ये लेआउट की गई, ठीक है। अब इन्होंने यही कहा था कि जो ट्रेडिशनल व्हीट एंड राइस वैरायटीज है ये टॉल है, स्लेंडर है, जिसके कारण ये गिर जाती हैं जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा डिजीज प्रोन भी है, तो इसलिए इन्होंने ये ड्वार्फ वैरायटीज को इनकरेज किया, राइट। तो जब प्लांट हाइट रिड्यूस हुई तो अब ये बहुत ज्यादा कम प्रोन हो गई टू वाटर लॉजिंग, राइट। अब यहां पे जो है साथ ही में इन्होंने ड्वार्फ की व्हीट वैरायटीज जो है उनको भी इंश्योर किया बाय व्हाट वी कॉल इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूटाजेनेसिस, जहां पे एक्सपोज किया जाता है प्लांट्स को टू केमिकल्स या रेडिएशंस जिनके थ्रू डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस इनके डीएनए के अंदर लाई जाती हैं। हाउएवर इसको इंश्योर करने के लिए इनको बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल करने पड़े। तो पहले जो ये खुद काम कर रहे थे उसके अंदर इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। फाइनली जो आइडियल वैरायटी आई उसको लाने के लिए इन्होंने कांटेक्ट किया कि अमेरिकन साइंटिस्ट ऑरविल वॉगेल को, और इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इन डेवलपिंग अ ड्वार्फ व्हीट वैरायटी जिसको हम गेन्स बुलाते हैं, जो ऑल्सो एक बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी थी, राइट, जिसको अब बुलाया गया नॉरेन 10, ठीक है। अब यहां पे ऑब्वियसली ये वो स्लाइटली अनश्योर कि ये वीट की कितनी पोटेंशियल हो सकती है इंडियन क्लाइमेट में, जहां पे इन्होंने फिर कहा कि आप नॉर्मन बोरलो, नाउ द पर्सन हु हैड बीन लीडिंग दिस प्रोग्राम इन मेक्सिको, नाउ यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी, एंड एम एस स्वामीनाथन उनके पास गए, वहां पे उन्होंने ड्वार्फ व्हीट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पे काम किया, एंड इस काम के बाद स्टार्टिंग दिस ड्वार्फ ब्रीडिंग प्रोग्राम इन 1963, इसके बाद ये लेके आए इंडिया के अंदर, जिसके 5 साल में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसकी शुरुआत हो गई, लीडिंग टू इमेंस गेन्स फॉर इंडिया, जो कि अब फूड रिलायंट बन गया ग्रेन्स के अंदर एज फार एज दिस वाज कंसर्न्ड। तो 1960s के अंदर ये जो मेजर निकल के आए एडवांटेजेस ये इसी के कारण आए। ऑब्वियसली देयर हैज आल्सो बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दोनों ही इकोनॉमिक मैटर्स में, जहां पे इनका मानना है ग्रोइंग इनइक्वालिटी निकल के आ गई अमंग्स द स्टेट्स, जहां पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स थे दे एंडेड अप मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट, लाइक स्टेट्स लाइक पंजाब, लाइक हरियाणा, लाइक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इनके अंदर भी अब इन्होंने कहा दैट बिकॉज ऑफ से इनकरेजमेंट ऑफ दी सर्टन ग्रेन्स इनकी इकोनॉमीज जो है इन्हीं फ्यू कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड हो गई, जिसके कारण सॉइल की जो है फर्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ओवर यूज ऑफ वाटर के कारण वाटर टेबल रिड्यूस हो गया। इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला है दैट दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्वायरमेंटलिस्ट लाइक वंदना शिवा को आप मेंशन कर सकते हैं, जिन्होंने अगेन बोला है कि इसके कारण बहुत ही इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं, ड्रॉट्स के इशू, रूरल इंडेटेडनेस के इशू एंड इवन फार्मर सुसाइड्स के इश्यूज जो हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ इन एडिक्वेट एंड कुछ जो एडवर्स इफेक्ट्स थे उनके साथ लिंक किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इस एक एनालिसिस में आपको मल्टीपल आर्टिकल्स का एनालिसिस मिल गया है, इसके ऊपर आप पढ़ते रहें और अपने काम, अपने जो यूपीएससी तैयारी है उसको